जोहार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ज्योग्राफी जिनका मेजर है उनका सेमेस्टर 2 के मॉड्यूल 1 का पहला चैप्टर मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में भी जानेंगे। देखेंगे नीचे, मानव भूगोल भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जो मनुष्य तथा उसके प्रकृति एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन कराती है। यह केवल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन नहीं कराती बल्कि यह भी बताती है कि मनुष्य अपने ज्ञान, तकनीक एवं सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किस प्रकार सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करती है। एस.डी. मौर्य एक भूगोलवेत्ता, उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी की सतह पर मानव समूहों के वितरण, उनकी गतिविधियों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये चीज़ गौर कीजिएगा। एस.डी. मौर्य के अनुसार मानव भूगोल एक वैज्ञानिक अध्ययन है मनुष्य का। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, नगरीकरण, वैश्वीकरण, संसाधन प्रबंधन एवं सतत विकास जैसे विषयों के कारण मानव भूगोल का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसी में आगे देखेंगे, प्रमुख परिभाषाएं जो अलग अलग वैज्ञानिक भूगोलवेताओं ने दिया है मानव भूगोल के लेकर, उसमें प्रथम आते हैं रैडजेल। इनके अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जो मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कराता है। आगे आते हैं विडाल डी लाब्लास। इनके अनुसार प्राकृतिक मनुष्य को अपनी संभावनाएं प्रदान करती है तथा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग करता है। इसी में तीसरे वैज्ञानिक भूगोलवेता आते हैं एस.डी. मौर्य। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समूहों, उनकी गतिविधियों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन करता है। मानव भूगोल की प्रकृति देखेंगे। इसमें जो पूछा गया था मानव भूगोल नेचर एंड स्कोप के बारे में, तो नेचर के बारे में देखेंगे। मानव भूगोल की नेचर क्या है या प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति बहुयामी, कोई एक दो इनका नहीं है, अलग क्षेत्रों में इनका महत्व है। तो मानव केंद्रित विषय, मानव भूगोल में हम मानव को केंद्र में रख करके इसका अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख अध्ययन विषय मनुष्य और उसके गतिविधियों है। अर्थात जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं इसमें मनुष्य को केंद्र में रख करके उसके आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, स्थानिक एवं वैज्ञानिक। मानव भूगोल विभिन्न मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण और क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। तीसरा, गतिशीलता या गतिशील एवं परिवर्तनशील। मानव भूगोल हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जनसंख्या हमेशा बदलती रहती है, तकनीक हमेशा बदलती रहती है, आर्थिक विकास हमेशा एक समान नहीं रहता है, हमेशा बदलती रहती है। वैश्वीकरण के कारण मानव भूगोल में निरंतर बदलता रहता है। ये देख रहे हैं कि हमेशा ये गतिशील रहती है, एक स्थिर इनका मापन नहीं रहता है। अंतः विषय प्रकृति, ये इंटरडिसिप्लिनरी बताता है कि मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें अनेक बातों को हम अध्ययन करते हैं। जैसे समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो इसमें बताता है कि मानव भूगोल का संबंध समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मानव शास्त्र, इतिहास तथा पर्यावरण विज्ञान से है। अगला हम देखेंगे पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, कि मानव का संबंध पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि यह अध्ययन कराता है कि मनुष्य पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है और उससे किस प्रकार परिवर्तन करता है। हम जहाँ पे रहते हैं तो हमें भी कुछ हद तक पर्यावरण प्रभावित करता है और हम भी पर्यावरण को किसी हद तक प्रभावित करते हैं। छठा आता है क्षेत्र विविधता। विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक, भाषा, आर्थिक गतिविधि तथा जीवन शैली में पाए जाने वाले अंतर मानव भूगोल का प्रमुख अध्ययन है, कि कहाँ के व्यक्ति किस प्रकार से रहते हैं, उनका पहनावा क्या है, उनकी भाषा क्या है, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अध्ययन करते हैं। और ये इनका एक मुख्य भाग है, वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। ये छठा आता है आधुनिक मानव भूगोल। GIS, रिमोट सेंसिंग और GPS तथा सांख्यिकी तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाता है।
मानव भूगोल को स्पष्ट करने के लिए, उनकी तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए हम इस प्रकार के आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि मानव भूगोल को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। मानव भूगोल का क्षेत्र, इनका दायरा क्या है अलग अलग क्षेत्र में, वो चीज़ का हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र में। मानव भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जैसे जनसंख्या भूगोल। पहला है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। जनसंख्या घनत्व और वितरण, जनसंख्या वितरण, कहाँ जनसंख्या पाई जाती है, उनका घनत्व किस प्रकार का, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की है। प्रवासन, जनसंख्या कहाँ से कहाँ जा रही है, उनका कारण क्या जाने का, या कहीं से आ रही जनसंख्या तो उसका आने का क्या कारण है, उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या संरचना, उसकी बनावट क्या है, कितने युवा वर्ग हैं, कितने बुढ़ापे वर्ग के व्यक्ति हैं, कितने बच्चे हैं, उन सभी का इनके अध्ययन करते हैं। ये मानव भूगोल का एक प्रमुख भाग है, या बोल सकते हैं मानव भूगोल का एक प्रमुख क्षेत्र है जनसंख्या भूगोल, जिसमें हम मानव से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित तथ्यों को अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक संगठन, सामाजिक कल्याण इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते हैं, ताकि हम समाज के एक संरचना को समझ सकें कि किसी समाज में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, वहाँ के समाज की संरचना कैसी है, समाज में कौन कौन से लोग रहते हैं, उन सभी की जाति क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, उन सभी को समझने का प्रयास हम इसको सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तीसरा था सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से व्यवहार करता है, किन परंपराओं को अपनाए है, कौन सा धर्म मानता है, इन सभी को हम इसमें अध्ययन करते हैं। जिसमें देखते हैं संस्कृति क्या उनकी संस्कृति है, पहनावा, रहन सहन किस प्रकार का है, परंपराएं वो किस प्रकार के रिचुअल को फॉलो करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, वो किस प्रकार के उनके धार्मिक क्रियाकलाप है, उन सभी का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हैं, और सांस्कृतिक प्रसार के किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के क्या बोल सकते हैं उसको, धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का एक प्रमुख भाग है, क्योंकि आर्थिक मनुष्य से संबंधित है, इसलिए हम आर्थिक भूगोल को मनुष्य के तहत मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः कृषि कहाँ होती है, किस प्रकार की कृषि होती है, उनका आर्थिक लाभ क्या होता है मनुष्य के लिए, उसका अध्ययन करते हैं। उद्योग, किस प्रकार का उद्योग कहाँ पे है, उनका मानविक लाभ क्या है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। व्यापार, कहाँ पे क्या का व्यापार होता है, किस चीज़ का व्यापार होता है, कहाँ से किस चीज़ को लाया जाता है, ये सारी चीज़ का परिवहन और सेवा क्षेत्र, इन सभी का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है। ठीक, इसलिए हम इसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक, पांचवा आता है राजनीतिक भूगोल। राजनीति भी कहीं ना कहीं मानव से ही प्रेरित है, इसलिए हम राजनीतिक भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। राज्य, स्टेट के बारे में अध्ययन करते हैं, सीमाएं, किसी क्षेत्र की सीमाएं क्या है, ये सब राजनीतिक भूगोल का। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, मैंने एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध कैसा है, ये सारी चीज़ का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बारे में जानते हैं। क्षेत्र विवाद, ये सारी चीज़ का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नगरीकरण एवं ग्रामीण भूगोल, या बोल सकते नगरीय भूगोल या ग्रामीण भूगोल। नगरीकरण किस प्रकार से वहाँ पे केंद्रित है लोग, ग्रामीण विकास, वहाँ का विकास किस प्रकार से हो रहा है मनुष्य के लिए, ग्रामीण नगरीय अंतःक्रिया, ग्रामीण और नगर के बीच क्या संबंध है। देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है, और शहरी क्षेत्र से ऐसे इंडस्ट्रियल सामान को हम लोग आयात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये सब बताता है इसमें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भूगोल, ये भी एक मानव भूगोल का भाग है। इसमें हम रोग का वितरण, किस प्रकार का रोग, जैसे कोरोना आया तो एक निश्चित क्षेत्र में वो फैला, वहाँ से उद्भव हुआ, तो उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा रोग किस क्षेत्र से उत्पन्न हो रहा है और किसका विस्तार किस क्षेत्र की ओर हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्धता, हमारे क्षेत्र में किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी क्या व्यापक प्रकृति है, उनका लाभ मनुष्य का इस प्रकार से समाहित कर पा रहे हैं। महामारियों का अध्ययन,
कोरोना जैसे एक महामारी आया, प्लेग था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके स्वास्थ्य भूगोल, क्योंकि ये संबंधित है मानव से, इसलिए हम इनका संबंध मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल, पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल, क्योंकि पर्यावरण को हम प्रभावित कर रहे हैं और हमें पर्यावरण प्रभावित कर रहा है। संसाधन जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पर्यावरण एवं संसाधन भूगोल को भी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जबकि ये पर्यावरण भूगोल का अलग से एक टॉपिक है। प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन, मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करती है। पर्यावरण संरक्षण, मानव किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन, मनुष्य एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया पर जलवायु परिवर्तन के लिए, तो हम इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत सतत विकास अपने उपयोग में बिना किसी कोई प्रकार की कमी के आने वाले भविष्य के लिए भी उन संसाधनों को संरक्षित करके रखना हमारा ये सतत विकास का मूल्य लक्ष्य है। मानव भूगोल का महत्व, क्षेत्र विकास का योजना बनाने में सहायक है, संसाधनों के संतुलित उपयोग में योगदान करता है, जनसंख्या समस्याओं के समाधान में उपयोगी है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण है, सामाजिक एवं आर्थिक समानताओं को समझने में सहायता करता है। समकालीन प्रासंगिकता, आज के समय मानव भूगोल की क्या प्रासंगिकता है हमारे समाज में, उनकी क्या महत्व है, हम उसके बारे में जाना। आज मानव भूगोल का महत्व निम्न प्रकार कारणों से और बढ़ गया है। पहले इसकी महत्व कम थी, लेकिन आज के समाज में, आज के समय में मानव भूगोल का जो व्यापक है वो और बढ़ गई है लोगों के बीच। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संकट, ये हमारे समाज की या हमारे क्षेत्र की ये एकदम से बढ़ने वाली या एक तरह से मानव को बहुत ही गहन रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए हम इन्हें नकारा नहीं जा सकते। तीव्र नागरीकरण एवं महानगरों की समस्या, नागरीकरण जो बढ़ रही है जो हमारे लिए बेहतर, लेकिन नगरीकरण के साथ साथ भी महानगरों में अनेक प्रकार की समस्या, जल की संकट हो रही, गंदगी की अलग माहौल बन रहा है, गंदा का कोई नियंत्रण ही नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं भी बढ़ रही है। नगरीकरण बढ़ने के साथ साथ वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, लोग एक जगह से दूसरी जगह से सामान तो आयात कर रहे हैं, लेकिन सामान के साथ साथ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में भी बहुत, यहाँ से जैसे भारत से लोग अरब देशों में जाकर के आज नौकरी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्मार्ट सिटी, ये भी इनका भी प्रासंगिकता भी वर्तमान समय में बहुत अधिक है। क्षेत्रीय असमानताओं में समावेशी विकास, क्षेत्र जैसे ऊपर देखे थे कि क्षेत्रीय असमानता, एक क्षेत्र बहुत विकास कर जा रहा है, एक क्षेत्र जहाँ पे विकास का कोई मानदंड ही नहीं, तो ऐसा हमारे लिए या हमारे समाज के लिए ये बेहतर नहीं होगा। हमें बेहतर होगा कि हर क्षेत्र को एक समरूप से विकास करें। GIS एवं भू तकनीकी का बढ़ता उपयोग, वर्तमान समय में हम लोग डिजिटली वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें GIS का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हम भूगोल को बेहतर रूप से समझ सकें, उस चीज़ की तथ्यों या तथ्यात्मक अध्ययन कर सकें और त्रुटियां हमसे कम हो, इसलिए हम इस प्रकार के आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। मानव भूगोल केवल मनुष्य के भौतिक वितरण का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य, प्रकृति, समाज के बीच निरंतर बदलते संबंधों को समझने का विज्ञान है। आधुनिक युग में सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय तथा क्षेत्रीय नियोजन, क्या बोलता है, आधुनिक युग में सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय, क्षेत्र नियोजन जैसी चुनौतियों के समाधान में मानव भूगोल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों का समग्र एवं वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। ये गौर रखें, मानव और पृथ्वी के बीच संबंधों का समग्र एवं वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, हमें लगता है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मैं भी ज्योग्राफी का छात्र रहा हूँ
और NAV का फर्स्ट बैच का हम भी छात्र हूँ, इसलिए मुझे बेहतर से पता है इस चीज़ के लिए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी में और उनका सॉल्व किस प्रकार या उनका उत्तर किस प्रकार से देना है। ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट की तरह है। इसे अध्ययन करके आप बेहतर तरीके से एक आंसर लिखने का प्रयास करें, लगातार प्रयास करें लिखने का, ताकि आपको वहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम देना है और रिटेन एग्ज़ाम में बेहतर होगा कि आप हर क्वेश्चन को अपने से लिखने का प्रयास करें। ये आपको एक बेस है आंसर लिखने का कि किस प्रकार से आपको आंसर टाइप करना है। ये आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको आंसर शीट में आंसर लिख के आना ताकि आपको बेहतर नंबर मिल सके। और सेमेस्टर 1 में जब आप लोग लिखे होंगे एग्ज़ाम तो अनुभव तो आपको हो ही गया होगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है। और इससे आगे तो फिर आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।